हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। और मेरी नींद वाली स्माइल के साथ आपका स्वागत है। आज मंडे मॉर्निंग है और मैं बच्चों का लंच बॉक्स बना रही हूँ, शुरू किया है अभी। आज वरुण तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल है और आजकल छोटी बेटी भी स्कूल जाती है, तो मुझे रोज़ ही उसे ड्रॉप करने भी जाना होता है। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारा काम करके मैं उसे ड्रॉप करने भी जाती हूँ। और आज मुझे थोड़ी ग्रॉसरी लेने भी जाना था, सोचा मैं आपके साथ नया मॉर्निंग रूटीन अपना शेयर करती हूँ। आज के मेन्यू में है भिंडी की सब्ज़ी और साथ में मैंने लंच के लिए दाल बनने भी रख दी है। जो मोठ वाली दाल होती है ना, पंजाबी वाली, वो दाल आज बन रही है भिंडी के साथ। और इंडियन स्टोर गए थे तो भिंडी लेकर आए हैं, साथ ही मैं छिले हुए गार्लिक भी लाई थी। इनको मैं अब खोल के धो के रख रही हूँ। इनको अच्छे से धो के सुखा के मैं एक ग्लास जार में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ और 10-15 दिन तक इन्हें कुछ भी नहीं होता। ग्लास जार में एयर टाइट में फ्रिज में इजीली 10-15 दिन तक रह जाते हैं। ये जब सूख जाएंगे तभी मैं इन्हें जार में डालूंगी। अभी के लिए बस ज़रूरत के लिए मैंने ले लिए थोड़े से। और साथ में आज बनाएंगे भिंडी। और भिंडी को बनाना शुरू करने से पहले मैं दाल का तड़का रेडी कर रही हूँ। पता है मुझे क्या लगता है, दाल को ना बस एक बार कुकर में डाल दो और साइड में तड़का रख दो, ऑटो मोशन में दाल जो है अपने आप बनती रहती है, पता भी नहीं चलता और बाकी के काम होते रहते हैं, तब तक तड़का लगता रहता है। एक्चुअली जो प्याज टमाटर का तड़का होता है उसे भूनने में बहुत देर लगती है ना, और ना भूनो तो अच्छा स्वाद नहीं आता। इसलिए मैं साइड में सबसे पहले जब भी कुछ काम शुरू करती हूँ और मुझे दाल वगैरह बनानी होती है तो मैं तो सुबह सुबह ही सबसे पहले मैं कुकर रखने के बाद ही इमीडिएटली तड़का भी साथ साथ ही शुरू कर देती हूँ दाल का बनना। और आराम से एक स्टोव पे तड़का लगता रहता है और बाकी के 3 स्टोव बाकी कामों में यूज़ होते रहते हैं। एक पे ऑलरेडी कुकर है ही। एंड बाय दिस टाइम बड़ी वाली बेटी रेडी होके आ गई थी। वरुण सुबह बच्चों को रेडी कर देते हैं और मैं यहाँ पर बाकी का जो बचा हुआ रेडी करना होता है, जैसे बाल बनाना, शूज़ एंड ऑल, वो मैं सब नीचे ही हेल्प कर देती हूँ बच्चों की। वरुण ऊपर से नहला के रेडी करके भेज देते हैं और फिर नीचे मैं बाकी के काम हैंडल करती हूँ, लाइक ब्रेकफास्ट कराना और उनको दूध वगैरह पिलाना। और साथ ही साथ मैं, आप देख रहे हो कि दाल के तड़के के लिए प्याज भी छील रही हूँ। पता है मैं इंडिया से ना 2 चॉपर्स लेके आई थी स्ट्रिंग वाले, और अब दोनों टूट चुके हैं। और अब यूएस में मिल तो रहा है बट $12 का मिल रहा है, मतलब लगभग कितने रुपए हो गए, मोर देन 800 ना। मेरा लेने का मन नहीं कर रहा है। आई एम वेटिंग फॉर माई इंडिया ट्रिप, हम जल्दी ही जाने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं 3-4 लेके आऊँगी। भाई इंडिया में 250 रुपये का मिल जाता है ना, राइट। तो मैं आजकल ऐसे ब्लेंडर से ब्लेंड करके ही प्याज वगैरह डाल देती हूँ तड़के में। और चॉपर की याद तो मुझे वैसे बहुत आ रही है, बहुत कन्वीनियंट लगता है। और वैसे उसका तड़का, जो प्याज का थोड़ा सा दरदरापन होता है ना, वो अच्छा लगता है दाल के तड़के में। बट एनीवेज इट्स ओके। साथ में मैं बच्चों के लिए दूध भी रेडी कर देती हूँ, एक साथ ही रेडी कर देती हूँ। और छोटी बेटी के लिए अभी ढक के रख दूँगी, उसे हम थोड़ा सा आराम से उठाते हैं, बड़ी बेटी को पहले। मेरी छोटी बेटी ना या तो हल्दी वाला दूध पीती है या फिर बिल्कुल प्लेन ऐसे ही। और बड़ी बेटी के लिए मैं हल्का सा हॉर्लिक्स या चॉकलेट पाउडर दूध में डाल देती हूँ। और मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है मैं घर में बनाऊँगी हॉर्लिक्स, तो जब भी बनाऊँगी आपके साथ भी शेयर करूँगी। शायद अगली वीडियो में मैं ज़रूर रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी। और अब बनाते हैं भिंडी। भिंडी को ना रात को ही धो के रख दिया था। एक्चुअली भिंडी जब भी आप बनाओ ना तो उसे पहले ही धो देना चाहिए, बनाने से 2-3 घंटे पहले, ताकि उसका एक्सेस मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल निकल जाए। और फिर भी जब भी बनाने लगो ना तो काटने से पहले एक बार किचन टॉवल से अच्छे से पोंछना चाहिए, तभी अच्छी भिंडी बनती है। और मैं तो भिंडी को इस तरह से गोल गोल काट के ही बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। वैसे मुझे लंबी कटी हुई भिंडी भी अच्छी लगती है, बट रोज़ जब बनानी होती है ना तो इस तरह से ही काटती हूँ। और भरवा भिंडी तो बहुत टेस्टी लगती है, बट वो कभी कभी बनाती हूँ। बच्चों को ना यही वाली ज़्यादा पसंद है, इसलिए अब यही ज़्यादा बनती है।
तो भिंडी के लिए ना आज मैं आपको 2-3 टिप्स देती हूँ कि कैसे भिंडी को आप सौगी होने से बचा सकते हो। सबसे पहले तो यही बात है कि एकदम ड्राई करके ही काटना चाहिए उसको, तो काफ़ी पहले धो के रख देंगे तो अपने आप ही सारा मॉइस्चर चला जाता है, और उसके बाद भी एक बार ऐसे इस तरह से किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ कर फिर ही काटना चाहिए। साथ साथ दाल का तड़का लग रहा है, और भिंडी करेले इस तरह की सब्जियां ना मैं सरसों के तेल में बनाना प्रेफर करती हूँ। काफ़ी अच्छा खड़ा खड़ा सा स्वाद आता है, और तेल को मैंने पहले ही काफ़ी गर्म कर लिया था, और उसके बाद थोड़ा जीरा डाला है, और अब भिंडी डाल रही हूँ। और भिंडी को ना जब भी पकाना हो तो आप पहले मीडियम हाई फ्लेम पे थोड़ा 4-5 मिनट तक ना रोस्ट करिए, ताकि उसका जो भी अभी भी बचा हुआ मॉइस्चर है वो निकल जाए। आप देखोगे कि जब आप रोस्ट कर रहे हो ना तभी मॉइस्चर निकल के भिंडी थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी, लेकिन ये वाला मॉइस्चर ना ख़त्म भी अपने आप ही हो जाएगा। पहले आप सिर्फ भिंडी को थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम पे जब रोस्ट करोगे ना, देखिए अभी इसमें मॉइस्चर है, ये देखिए स्टिकीनेस इसकी निकलनी शुरू हो गई है। बट इसको रोस्ट करते रहेंगे 4 to 5 मिनट्स तक, और उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे, फिर गैस कम करेंगे, और ये रोस्ट होने से इसका मॉइस्चर निकल कर सूख जाएगा और इसकी स्टिकीनेस भी चली जाएगी। तो मैंने 4-5 मिनट ऐसे ही भिंडी को रोस्ट किया, फिर इसमें स्लाइस्ड अनियन डाले हैं। अब इन्हें भी थोड़ा सा रोस्ट करके फिर मसाले डाल रही हूँ। मैं तो बिल्कुल बेसिक मसाले डालती हूँ। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, और आधा से 1 चम्मच धनिया पाउडर है। और भिंडी को अच्छा बनाने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि नमक आप इसमें अभी मत डालो। जब 80 to 85% आपकी भिंडी कुक हो जाए ना, तब आप इसमें नमक डालो, ताकि जो और बचा हुआ मॉइस्चर निकलना है ना, फिर वो भिंडी को सौगी नहीं होने देगा, क्योंकि भुनी भुनी सी भिंडी होगी, फिर वो बिल्कुल भी सौगी नहीं होगी। तो देखिए मसालों के साथ ना मैंने कोई नमक नहीं डाला, और अब भिंडी को ढककर भी नहीं पकाना है, ये ऐसे ही अपने आप भून भून कर अच्छी पकेगी। जो पंजाबी स्टाइल की भिंडी होती है ना, वो भून भून कर बहुत अच्छी पकती है, कहते हैं रुड़ी हुई भिंडी, वो बहुत टेस्टी लगती है। चलिए भिंडी तो बनके तैयार है, एकदम खिली खिली। अब बस इसे 2-4 मिनट और पकाना है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है टोफू और बीट रूट की रोटी या पराठा। 50 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर टोफू लिया है, और 2 बॉइल्ड बीट रूट, और साथ में जिस पानी में बीट रूट को बॉईल किया था ना, इनफ पानी डाल दिया वो प्यूरी बनाने के लिए। और इससे मैं आटा गूंदने लगी हूँ पराठे का या रोटी का। काफ़ी अच्छा प्रोटीन रिच ये डो बन के तैयार होने वाला है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ा, और सॉफ्ट सा आटा गूंद के तैयार कर लिया। बस मैंने ज़रूरत के जितना इसमें नमक डाल दिया था। आप चाहो ना तो इसमें कुछ और थोड़े बहुत मसाले डाल सकते हो, लेकिन मैं ना ऐसे प्लेन चीज़ें ही बनाना पसंद करती हूँ। हाँ, जब मैं बीटरूट की पूड़ी बनाती हूँ तो मैं उसमें वो ज़रूर डाल लेती हूँ, भुने हुए जीरे का पाउडर, वो मैं आज भी डाल लेती, बट आज मेरे पास ख़त्म हो रहा था तो मैंने नहीं डाला। बट हाँ, भुने हुए जीरे के पाउडर से ना बीटरूट का टेस्ट अच्छे से मास्क हो जाता है। और वैसे भी बच्चे तो ना कलर के को देख के ही खा लेते हैं, मेरे वाले बच्चे तो। आप भी ज़रूर ट्राई करना, बच्चों के लिए एक हेल्दी और टोफू की वजह से काफ़ी प्रोटीन रिच रेसिपी है। वैसे भी मुझे पर्सनली टोफू ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, बट खाना तो होता है ना भाई, प्रोटीन उसमें इतना अच्छे से है। तो इस तरह से स्नीक इन करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार ही बनाई थी टोफू वाली रोटी या पराठे, लेकिन काफ़ी पता भी नहीं चला टेस्ट का, और रोटी बहुत गजब सॉफ्ट बनी थी। अभी आप देखोगे, देखना रोटी बहुत ही सॉफ्ट और प्लाएबल है। मैंने बच्चों से पूछा तो छोटी बेटी को आज रोटी खाने का मन था, रेड वाली, और बड़ी बेटी को पराठा ही खाना था। तो मैंने इसी सेम डो से दोनों ही चीज़ें बनाई हैं, एंड यू आर गोइंग टू सी इट नाउ। पराठे के लिए मैंने सिर्फ अंदर थोड़ा सा घी भर के ट्रायंगल शेप में पराठा बना दिया था, और रोटी तो सिंपली बनाई है। नमक आटे में ऑलरेडी है ही, तो सिर्फ घी अंदर लगाया है। रोटी एकदम बढ़िया पफ हुई थी और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, जैसा कि आप देख सकते हो। हाँ, पर ये थोड़ा सा मुझसे पलेथन या सूखा आटा ज़्यादा लग रहा है,
लगता है मुझे थोड़ा सा मेरे आटे में मॉइस्चर ज़्यादा था, तो वो सूखे आटे को ज़्यादा कैप्चर करके रख रहा है अपने पास। पर ये रोटी खाने में भी बहुत सॉफ्ट थी। और कोई मुझसे ना, मैंने ये लंच बॉक्स का शॉर्ट्स शेयर किया था, तो किसी ने लिखा कि कौन से बच्चे हैं जो बीटरूट की रोटी खाएंगे। आप इसको बना के तो देखो यार, बहुत टेस्टी बनती है। पता भी नहीं चलता, बीटरूट का कोई टेस्ट ही नहीं आता। आप एक बार ट्राई करो, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ना, आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे, आई प्रॉमिस। आप ट्राई करना अगर नहीं किया है तो। वैसे मैं बनाती रहती हूँ बहुत पहले से ही, तो मेरे बच्चों को रेड रोटी, रेड पूड़ी, ग्रीन पूड़ी, ऑरेंज पूड़ी खाने की आदत है। तो देखिए ये बीटरूट के पराठे भी और रोटी भी कितने अच्छे से बनी है। छोटी वाली बेटी के लंच बॉक्स के लिए ना मैंने कुकी कटर से काट कर ये बनाई है फ्लावर की शेप। एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि वो बाइट साइज दूंगी तो उसको खाने में आसानी होगी, इसलिए उसी से पूछती हूँ कि बेटा कौन सी शेप खानी है। एंड शी टोल्ड मी शी वांट्स फ्लावर्स टुडे। तो आज मैंने ऐसे छोटे छोटे फुलके उसके लिए फ्लावर शेप के बनाए हैं और इनको इस तरह से तवे पे ही पफ अप कर दिया। दोनों ही बच्चों ने बड़े शौक से खाए थे और मुझे पर्सनली भी काफ़ी अच्छे लगे। और टोफू को खाने का ये तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई मीन बीटरूट तो हम पहले से ही डो में काफ़ी खाते हैं, लेकिन टोफू का तरीका मुझे अब समझ आ गया कि टोफू को ईजीली बच्चों को कैसे देना है। देखिए कितने कलरफुल और सुंदर लग रहे हैं ना। नेचर ने हमें इतने अच्छे अच्छे कलर्स दिए हैं और कितना सॉफ्ट पराठा है ये देखिए। इसके बाद मैंने पैक किए हैं बच्चों के लंच बॉक्सेस, थोड़ी और अच्छी अच्छी उनकी फेवरेट चीज़ें डालकर। और लंच बॉक्स का शॉर्ट वीडियो तो वैसे भी मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। ये जो छोटे छोटे थिन क्रैकर्स हैं ना, ये सिंपल मिल्स ब्रांड के हैं और इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ही हेल्दी और बहुत ही क्लीन है। ये मैं कॉस्टको से लेकर आती हूँ बड़ा सा बैग, और ये बिल्कुल घर के बने हुए बिस्किट्स जैसे हैं, इसलिए मैं बच्चों को देने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करती। आप भी अगर यूएस में हो ना तो ये ट्राई करना, टेस्ट भी अच्छा है और हेल्दी भी हैं। इसी सेम ब्रांड के ये नमकीन क्रैकर्स भी हैं, तो एक बेटी को आज मीठे चाहिए थे, एक को नमकीन, मैंने वही रख दिए हैं। और लंच बॉक्सेस तो पैक हो गए। अब मैंने सोचा कि जाने से पहले करती हूँ थोड़ी सी अपनी भी पेट पूजा। एक्चुअली मैं ना दोस्तों सुबह उठकर कभी भी ज़्यादा देर तक भूखे रहने में बिलीव नहीं करती। मैं सुबह उठते ही पानी भी पीती हूँ अच्छे से और कुछ ना कुछ हेल्दी खाने से अपने दिन की शुरुआत भी करती हूँ। मोस्टली इट इज़ सोक्ड नट्स एंड हाफ एन एवोकाडो। हाफ एवोकाडो मैं लेती हूँ सुबह और हाफ मिस्टर हस्बैंड। वरुण को उसके साथ एवरीथिंग बेगल ये सीजनिंग डालकर पसंद है और मैं एवोकाडो को ऐसे ही ले लेती हूँ। एवोकाडो में बहुत सारे गुड फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं और सुबह सुबह फैट्स खाने से हमारी बॉडी एक अच्छे ट्रैक पे सेट हो जाती है। एनीवेज मैंने एवोकाडो खाया और साथ ही मैं बना रही हूँ मेरे और वरुण के लिए चाय। आजकल चाय मैं पी रही हूँ बिकॉज सुबह सुबह भागना होता है ना बेटी को छोड़ने जाने के लिए, तो फिर थोड़ा सा मुझे चाय से फ्यूल लगता है। काफ़ी ऐसे ना मेरा चलते रहता है पिछले 2-3 साल से। मैं कभी चाय छोड़ देती हूँ सुबह की, कभी फिर शुरू कर देती हूँ। एनीवेज आजकल तो चल रही है। जब मैं छोड़ पाती हूँ तो छोड़ देती हूँ, जब मन करने लगता है तो फिर से पी लेती हूँ। और चाय पी मैंने, एवोकाडो खाया और अब बच्चों के बाल वाल बनाने का टाइम हो गया है। बड़ी बेटी वैसे यूजुअली स्कूल बस से जाती है, लेकिन जब से मैंने लाइसेंस वगैरह बनवाया है मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ उसको भी। उसे भी अच्छा लगता है और मुझे उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स करने को मिल जाता है क्योंकि बस बहुत जल्दी आती है। और छोटे बच्चों के साथ टैंट्रम्स तो लगे ही रहते हैं, लेकिन मेरा सोल्यूशन बस एक्स्ट्रा हग्स और एक्स्ट्रा प्यार होता है उनके साथ। और ये देखिए सुबह उठते ही, घर के बाहर निकलते ही ये व्यू होता है हमारा। सनलाइट डायरेक्ट यहाँ निकलती है और आती है इन फ्लावर्स पे। इतने सुंदर लगते हैं ये प्लांट्स। धीरे धीरे फॉल आ गया है तो प्लांट्स वगैरह ख़राब होने शुरू हो गए हैं, और लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा रहा। पिछले 4-5 महीने हमारे फ्लावर गार्डन ने खूब पॉजिटिविटी दी। और अब चलिए चलते हैं बच्चों को लेकर लोड करके।
सुबह सुबह आप कितना भी टाइम से सब कुछ कर लो, फिर भी थोड़ी बहुत भागा दौड़ी तो हो ही जाती है। और कुछ नहीं तो टॉडलर्स तो टेंट्रम्स ही ज़रूर कोई ना कोई खड़े कर ही देते हैं। बट एज आई टोल्ड यू, कुछ नहीं हो सकता, दिस इज़ ऑल देयर एज विच इज़ स्पीकिंग। तो मैं बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा हग्स में ही बिलीव करती हूँ। बट हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन आई डोंट हैव माई बैड डेज, आई डू। कभी कभी तो बिल्कुल पेशेंस ख़त्म ही हो जाती है छोटे बच्चों के साथ। बट टुडे वॉज नॉट दैट डे, आज हैप्पी डे ही था हम सब। स्कूल ड्रॉप ऑफ तो हो गया, और एक बार तो ड्रॉप करने के बाद लगता है जैसे मिनी वेकेशन सी मिल गई है। एनीवेज, अभी मुझे थोड़ी सी ग्रोसरीज पिक करने जाना है वॉलमार्ट, तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। और जब से मैंने ड्राइविंग वगैरह शुरू किया ना, आजकल ग्रोसरीज में अकेले ही कर लेती हूँ, तो ये बेनिफिट तो हो गया है, वीकेंड पे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, ग्रोसरीज में टाइम वेस्ट नहीं होता। अदरवाइज ना यूएस में उतना अच्छा डिलीवरी सिस्टम नहीं है जितना बेंगलोर में था। वी यूज टू गेट एवरीथिंग एट डोर स्टेप, और यहाँ पर उतना वैसा सिस्टम है नहीं। तो बट हाँ, अभी जब से लाइसेंस एंड ऑल बन गया है तो ये थोड़ी सी तसल्ली हो गई है कि फाइनली चलो, वीकेंड पे हम इतना मेजर चंक ऑफ टाइम स्पेंड करते थे सिर्फ ग्रोसरीज पिक करने के लिए, तो अब वो बच जाता है। एनीवेज, चलिए चलते हैं, थोड़ी देर वॉलमार्ट का चक्कर लगाते हैं और फिर घर पहुंचते हैं, बाकी का दिन अपना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं तो यूएस अभी लगभग कुछ महीनों, 1 साल पहले ही आई हूँ ना, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ के लोगों को वॉलमार्ट क्यों नहीं पसंद है। मेरे घर के पास जो वॉलमार्ट है ना, वो सिर्फ 6 मिनट की दूरी पर है मेरे घर से, और इतना ह्यूज है और क्लीन भी रहता है और सारी चीज़ें भी अच्छे से अवेलेबल रहती हैं। और जहाँ तक प्रोड्यूस की बात है, तो भाई हम तो फ्रेश खाना खाने वाले लोग हैं। मैं देखभाल के लेती हूँ और विद इन 5 डेज हमारा सब कुछ ख़त्म भी हो जाता है, तो ख़राब होने की या ज़्यादा शेल्फ लाइफ की मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती। बट आई डोंट नो यहाँ के लोगों को क्यों वॉलमार्ट पसंद नहीं है। हाँ, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। मेरे घर के पास वाला वॉलमार्ट तो काफ़ी सही है यार, सब कुछ होता है यहाँ पर। और देखिए, मैं ना बेरीज़ ले रही हूँ, तो बेरीज़ लेने के लिए एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बॉक्स को सिर्फ ऊपर से ही नहीं, आप उल्टा करके नीचे से देखो। नीचे अगर कोई नीचे बॉक्स के नीचे बेरी चिपक रही है, इसका मतलब वो ख़राब है। मतलब पूरा जो उसका छत है ना ऊपर से, वो नीचे तक क्लियर हो जाना चाहिए जब आप बॉक्स को उल्टा करो। तो दिस इज़ द क्विकेस्ट वे टू सिलेक्ट बेरी बॉक्सेस। और बेरीज़ तो काफ़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं यूएस में, और हम सबको खानी पसंद है, तो मैं हर तरह की बेरीज़ ही ले लेती हूँ जब भी आती हूँ। और चलिए अब करते हैं बाकी की थोड़ी बहुत रेगुलर ग्रोसरी। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से सब कुछ मिलता है वॉलमार्ट में, या यहाँ के यूजुअली सुपरमार्केट्स में इसी तरह से सामान रखा होता है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आलू की कितनी वैरायटी है। अब आप काउंट करिए और मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करिए कि कितनी तरह के आलू आपने देखे। तो बेसिकली ये इतना बड़ा आइल पूरा सिर्फ आलू ही आलू का है। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपने कितने देखे। एनीवेज, आज मैं ले रही हूँ ये पर्पल पोटैटोज़। मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, फर्म होते हैं, टेस्ट भी अच्छा लगता है, तो मैं आज पर्पल वाले ले रही हूँ। और फिर मैंने पिक किए हैं थोड़े से टेस्टी टेस्टी सीजनल रेड ग्रेप्स।
यहाँ पे ना ऐसे सारी सैलेड किट्स या ग्रीन्स कटे कटे भी मिलते हैं, बट मैं तो ज़्यादा कटी हुई चीज़ें लेने में बिलीव नहीं करती। पर ये फ़नी किस्सा हो गया है मेरे साथ। पता है ये बेबी कट कैरेट्स है ना, इनिशियली मुझे लगता था ये बेबी कैरेट्स ही हैं, मतलब ये उगती ही बेबी शेप में होंगी। तो बड़े मज़े से हम खाते भी थे, लेते भी थे, लेकिन अब भी लेते तो हैं, बट मुझे रिसेंटली पता चला है कि दीज आर कट, एंड कट फ्रूट्स में मैं या वेजिटेबल्स में बिलीव नहीं करती। तो अब मैं लेती तो अब भी हूँ, क्योंकि हम सबको आदत हो चुकी है इनको सैलेड में खाने की। लेकिन अब मेरा दिल ना अंदर से कुछ कुछ कहने लग गया कि अरे मैं इतने दिन की कटी हुई कैरेट्स ले भी रही हूँ और खिला भी रही हूँ बच्चों को भी, खुद भी खा रही हूँ, इससे अच्छा मैं फ्रेश कैरेट ही काट लूँ। बट एनीवेज, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में मुझे ज़रूर बताना। आप देखो पूरे के पूरे आइल में ना हर वेजिटेबल प्लास्टिक में रैप्ड है मोस्टली। लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ना जो रैप नहीं होती, बहुत कम ही चीज़ें हैं जो रैप नहीं होती, उनको मैं बिना प्लास्टिक के ही ले लेती हूँ, क्योंकि एनीवेज घर जाके मुझे तो अच्छे से वॉश करना ही है, तो क्यों एक्स्ट्रा। भले ही यहाँ पे रिसाइकल बिन होता है, रिसाइकलिंग होती है, बट यू नेवर नो राइट, रिड्यूस भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ना अर्थ को बचाने का। वही मैं सोचती हूँ कि रिड्यूस करने में भी समझदारी है, रिसाइकल में भी, एंड रीयूज़ करने में भी, राइट। जितनी चीज़ें ऑर्गेनिक हो सकती हैं मैं ले लेती हूँ, बट मैं सारा कुछ ऑर्गेनिक लेने में बिलीव नहीं करती। आई मीन ऑब्वियसली बात है ना, जो बजट भी परमिट करे, जो चीज़ें नेसेसरी हैं ऑर्गेनिक लेनी वो तो लेनी ही चाहिए, जैसे कि बेरीज़ वगैरह। लेकिन जो चीज़ें आप अच्छे से वॉश करके काम चला सकते हो तो वो रेगुलर भी ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं यही बिलीव करती हूँ। आई मीन आई जस्ट ट्राई टू बैलेंस इट आउट ऑल द टाइम। एक चीज़ जो यूएस में सस्ती मिलती है वो है एवोकाडोज़। इंडिया में एक एवोकाडो 100 रुपये का मिलता था, 100 से ज़्यादा ही मिलता था, 120, कभी कभी और भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर वो सस्ते मिलते। पर देखिए एक पोमोग्रेनेट कितने का है, और अभी तो फिर भी ये सिर्फ $2 का है। मैंने पोमोग्रेनेट एक $3.5 का भी लिया हुआ है। मुझे पता नहीं यहाँ पे पोमोग्रेनेट इतना महंगा क्यों है, और दिखता भी बहुत कम है, मतलब बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए पोमोग्रेनेट आता है यहाँ पे, और मेरे बच्चों को इतना पसंद है, पर मिलता ही नहीं पर जब भी मिलता है मैं ज़रूर ले लेती हूँ। टमाटर तो आज काफ़ी सस्ते हैं, ओनली 99 सेंट पर पाउंड है, लेकिन ये आप वो मत सोचना ये किलो नहीं है, यानी कि सिर्फ 450 ग्राम है, 80 रुपये का और ये थैली तो कभी खुलती ही नहीं है सुपरमार्केट्स में, आधा टाइम तो इनको खोलने में ही लग जाता है ना। वैसे मैंने पैक वाले एवोकाडोज भी लिए हैं, लेकिन घर में कोई एवोकाडो नहीं है, तो मैं 2 एवोकाडो ऐसे भी ले रही हूँ जो इमीडिएटली राइप हो जाएं कल तक। ये देखिए थोड़ा सा ना एवोकाडो का कलर डार्क हो जाएगा और वो फर्म तो होगा, लेकिन तब भी थोड़ा सा पुश हो सके ऐसा आप लोगे ना, तो वो नेक्स्ट डे या सेम डे भी आप खा पाओगे। और साथ में स्टेम से भी पता चल जाता है वो फॉल ऑफ होने वाली है या हो चुकी है, तो आपका एवोकाडो रेडी है। और एवोकाडोज़ को बिल्कुल भी ऑर्गेनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि उनका इतना मोटा तो शेल होता है, तो उनमें क्या ही पेस्टिसाइड जाएंगे अंदर, राइट। अब मैं जा रही हूँ डेयरी आइल में, क्योंकि मिल्क भी लेना था आज। और या तो हम लोग ना कॉस्टको से दूध लेके आते हैं, वो A2 वाला, बच्चों के पीने के लिए A2 ऑर्गेनिक होल मिल्क। और जब मैं कॉस्टको नहीं जा पाती क्योंकि पास में वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट से मैं बच्चों के लिए लेती हूँ ये होराइज़न वाला होल मिल्क। मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई ना, मैंने थोड़ी सी R&D कर ली थी इन सब ब्रांड्स के बारे में कि भाई बच्चों को देने के लिए कौन सा सही रहेगा, तो फिर ये 2 ऑल्टरनेट मैंने रखे हैं। और देखिए यहाँ पे दूध कितना पॉस्चराइज्ड होता है कि उसकी डेट कितनी लंबी लंबी होती है। अब ये वाला जो बॉटल मैं आज ले रही हूँ ना, इसको नवंबर 20 तक कंज्यूम कर सकते हैं, बट इंडियन घरों में तो इतना लास्ट होगा ही नहीं, है ना। और वॉलमार्ट में ना या तो बोर्डन ब्रांड मिल जाता है मुझे रेगुलर मिल्क का, तो मैं वो ले लेती हूँ। एक्चुअली जो ये अल्ट्रा पॉस्चराइज मिल्क होता है ना, तो उससे दही अच्छी जमती है,
इसलिए मैं रेगुलर मिल्क भी ले लेती हूँ। ना ही ये ऑर्गेनिक है, ना ही ये अल्ट्रा पॉस्चराइज्ड है। या तो बोर्डन का होल मिल्क लेती हूँ और वो नहीं मिलता है तो मैं ये ग्रेट वैल्यू का भी कभी कभी उठा लेती हूँ। वैसे ग्रेट वैल्यू इज़ नॉट अ वेरी गुड ब्रांड फॉर मिल्क एंड डेयरी, लेकिन एज एन ऑप्शन मैं रखती हूँ कभी कभी के लिए, कभी कभी जब नहीं जा पा रहे हैं। पर जब हम कॉस्टको जाते हैं ना तो मैं बहुत सारा दूध लेके आती हूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि एक्सपायर तो यहाँ होता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, मतलब हमारा तो उससे पहले कंज्यूम हो ही जाता है ना, ये इतनी इतनी डेट रखते हैं। तो कॉस्टको का दूध तो अच्छा होता ही है डेफिनेटली। और देखिए यहाँ पे ना सेल्फ चेकआउट ही करना है, सारी ग्रोसरी पहले तो आइल्स से डाली अपने बास्केट में, फिर यहाँ पर खुद ही चेकआउट किया, खुद ही अपने बैग्स में डाली, और फिर खुद ही गाड़ी में डालनी है, फिर खुद ही घर पे जाके भी अनलोड करनी है, फिर फ्रिज में भी लगानी है। बहुत काम होता है एक्चुअली। बेंगलोर में ना आई यूज़ टू गेट एवरीथिंग एट डोर स्टेप। और देखिए मैंने आज कितने डॉलर स्पेंड किए हैं यहाँ पर, $87 एंड फ्यू सेंट्स। तो अब आप देख लीजिए कितनी महंगाई है यूएस में भी, मतलब यू कैन फिगर आउट ये कितने इंडियन रुपीज़ हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर आप यूएस मूव हो रहे हो ना, मैं 1 ही साल पहले मूव हुई हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। आज की डेट में अगर आप यूएस मूव हो रहे हो ना तो जस्ट बेयर दिस इन माइंड कि बहुत खर्चे हैं, यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, और साथ ही आपकी जो एडिशनल मेहनत ऐड हो जाती है ना वो सब तो आप देख ही रहे हो, काम वाम तो एक्स्ट्रा है ही। ऑब्वियसली इंडिया में इतनी हेल्प अवेलेबल है इजीली। मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि बेंगलोर में सब कुछ डोर स्टेप पे आ जाता था। बिग बास्केट वाले भैया तो किचन के अंदर तक लेकर आ जाते थे सारा सामान। और यहाँ पर देखिए मैंने बैग भी खुद किया, पैक भी खुद किया। वैसे कैश काउंटर्स होते हैं जहाँ पे लोग हेल्प कर देते हैं, बट ये जो सेल्फ चेकआउट है मुझे ज़्यादा क्विक लगता है, इसलिए यही प्रेफर करते हैं हम। अब करते हैं सब कुछ गाड़ी में लोड। और देखिए यहाँ कितने इजीली प्लास्टिक बैग्स हर जगह अवेलेबल होते हैं। मैं अवॉइड करने की कोशिश तो करती हूँ, कभी याद रहता है कभी नहीं बैग लाना, बट ऐसा ही है यहाँ पर तो चलिए अब गाड़ी लोड हो गई, फिर घर जाके इसे अनलोड भी करना है। कार्ट को भी सही जगह रखते हैं। यहाँ पर इसी तरह से सब रूल्स फॉलो करते हैं तो सारी चीज़ें सिस्टम से चलती रहती हैं। चलिए ग्रोसरीज भी आ गई मेरी, और अब बजे हैं सुबह के 9:30। मेरे पास गिन के सिर्फ 2 घंटे हैं जिसमें मुझे ब्रेकफास्ट करना भी है, बनाना भी है फॉर मी एंड माय हस्बैंड, साथ में किचन साफ करनी है। एंड थैंकफुली मैंने आपके साथ शायद शेयर नहीं किया, बट अराउंड 1.5 months बैक वी गॉट अ रोबोट हेयर ऑल्सो। पहले इंडिया में भी मेरे पास एक वो रोबोट था वैक एंड मॉप वाला, अब जो हमने लिया वो तो काफ़ी एडवांस्ड है, कभी उसको भी वीडियो में भी दिखाऊंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी शेयर करूंगी। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो, मैं बताऊंगी मैंने कौन सा लिया है, कैसा काम करता है। और घर की सफाई एवरीडे बेसिस पे तो अब रोबोट ही कर देता है, बस मुझे जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है मैं उस दिन ही करती हूँ। तो अब चलते हैं घर का रास्ता बस 5 मिनट का है, उसके बाद ब्रेकफास्ट किचन एंड ऑल करके खुद को रेडी करके आव्या को पिक करने जाना है। तो आज का व्लॉग यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।